Okay, now see you in next chapter, respiration in plants. This chapter is also very important like photosynthesis because इस chapter में respiration की पूरी process को discuss किया गया है. How respiration takes place, how aerobic respiration takes place, how anaerobic respiration takes place और किसमें कितनी ज़्यादा energy बनती है पूरा clearly explain किया है. So hold your pencil in your hands and just open your NCERT books. We'll read from there line to line. देखिए पहले कंटेंट देख लेते हैं. सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, डू प्लांट्स ब्रीथ. ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे. ग्लाइकोलिसिस में तो ये पूरी एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे ग्लूकोज टूटता है या स्प्लिट होता है. फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फाइनली हमारा जो होगा वो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में आपको सारी क्लियर करा जाएगा कि किस तरीके से कितने एटीपी कहाँ से किस किस प्रोसेस से निकलते हैं, टोटल एटीपी कितने बनते हैं हमारी बॉडी में जो कि हमें एनर्जी देते हैं. Then we'll read about amphibolic pathway and the last will be respiratory question. So let's start now. See your first line. All of us breathe to live, but why is breathing is so essential? देखिए हम सब जीने के लिए ब्रीथ करते हैं, बट आपको क्या पता है कि ब्रीथिंग इतनी एसेंशियल क्यों है लाइफ में? What happens when we breathe? ऐसा क्या होता है जब हम सांस लेते हैं? Also, do all living organisms, including plants and microbes, breathe? If so, how? आपको पता है कि देखिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, हम हो या स्मॉलर से स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब सांस लेते हैं, सब ब्रीथ करते हैं. पर ऐसा क्यों? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए ब्रीथ करना पड़ता है. बी इट एब्जॉर्प्शन, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो और इवन ब्रीदिंग. हर चीज को करने के लिए एनर्जी चाहिए. इवन सांस लेने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए. अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आपको सांस लेने में भी कठिनाई होगी. अब सांस भी अच्छे तरीके से नहीं ले पाएंगे क्योंकि सांस लेने में भी आप ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं आपके लंग्स, वहां पे भी आपको आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है. वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? क्या ये सारी एनर्जी आती कहाँ से जो हम एनर्जी यूज करते हैं? वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? हमें पता है कि हम एनर्जी खाने से लेते हैं, भोजन से, बट हमें वो एनर्जी मिलती कैसे है? हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज? और ये एनर्जी कैसे हमारी बॉडी में यूटिलाइज होती है? डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? क्या सारे फूड, हम जो भी खाने की चीजें खाते हैं, क्या सब में इक्वल अमाउंट की एनर्जी होती है? डू प्लांट ईट्स? क्या प्लांट्स खाते हैं? वेयर डू प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम? प्लांट्स तो खाते भी नहीं, तो प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट दे डू दे ईट फूड? क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें दिखाई ही नहीं देते, क्या वो भी फूड खाते हैं अपने एनर्जी के लिए? यू मे वॉन्डर एट द सेवरल क्वेश्चन रेज्ड अबव, दे मे सीम टू बी वेरी डिस्कनेक्टेड. ये सारे क्वेश्चंस आपस में बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी. तो ये जो हमारी चीज सबसे ज्यादा कनेक्टेड है वो ये है कि प्रोसेस जो ब्रीदिंग की है हमारी, वो सबसे ज्यादा कनेक्टेड है एनर्जी के रिलीज से. क्योंकि आपको जो भी कंक्लूजन यहाँ मिलेगा वो ये मिलेगा कि सांस लेने की वजह से ही हमारी शरीर में एनर्जी रिलीज होती है. जब हम सांस लेना छोड़ देते तो एनर्जी का रिलीज होना, एनर्जी का बनना भी बंद हो जाता है. इसकी वजह से तो वी से दैट पर्सन इज डेड और या दैट एनिमल इज डेड. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस. अब हम देखते हैं कि हमारी प्रोसेस होती कैसे है. All the energy required for life process is obtained by oxidation of some macromolecules that we call food. जितनी भी हमें एनर्जी मिलती है अपनी लाइफ की प्रोसेसेस करने के लिए, वो सारी एनर्जी हमें मिलती है ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रो मॉलिक्यूल्स. हमारे खाने में, हमारे भोजन में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल. जब वो मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीडेशन उनका जब होता है, तब हमें क्या मिलती है? एनर्जी. ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हो गए और साइनोबैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी. ये जो एल्गी होती है ब्लू ग्रीन कलर की जो काई होती है, ये और एक प्लांट्स, यही दो ऑर्गेनिजम्स हैं जो धरती में अपना फूड जो खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इनके अंदर जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस की होती है, जिसमें क्या होता है, दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. जहाँ पे क्या करते हैं, सनलाइट से लाइट एनर्जी को लेते हैं सारे प्लांट्स और एल्गी भी, और उसको ट्रैप करते हैं अपने अंदर, और उससे वहां पे क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में इसको चेंज करते हैं. और फिर वो केमिकल एनर्जी जो चेंज हो जाती है वो स्टोर हो जाती है इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च. फिर वो केमिकल एनर्जी बॉन्ड्स की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, शुगर्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है.
We must remember that in green plants too, not all cells, tissues and organs photosynthesize. ग्रीन प्लांट में उनके खाली सेल या टिश्यूज या ऑर्गन सिंथेसाइज नहीं करते हैं, ओनली सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन प्लांट में से वही पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होती है जहां पे क्लोरोप्लास्ट या ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है। प्लांट के सारे ऑर्गन, सारे सेल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। That are most often located in the superficial layers carry out photosynthesis। जो सबसे ऊपरी भाग में होते हैं, जो प्लांट की ऊपरी लेयर में होते हैं, सुपरफिशियल सेल्स होते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पहुंचती है ऊपर ऊपर के सेल्स में, तो वही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। That are most often located in the superficial layers, hence even in green plants all organs, tissues and cell that are non green need food for oxidation। तो हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं या और टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो नॉन ग्रीन है, जो ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन नहीं है इट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, तो उनको क्या चाहिए होती है, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीडेशन के लिए। दे नीड एटलीस्ट एनर्जी फॉर ऑक्सीडेशन। अब देखिए प्लांट के कौन से पार्ट्स ग्रीन नहीं होते, जैसे कि देखिए येलो लीव्स आपने देखी है, कुछ मरून लीव्स होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, बट उनको एनर्जी चाहिए, तो इनको एनर्जी दूसरे पार्ट्स प्लांट्स के प्रोवाइड कराते हैं। Hence, food has to be located to all non-green plants. I'll teach completely, okay? Animals are heterotrophic. They obtain food from plants. Few part is removed, I think, from your book, but I will be teaching because few base will be there. यहाँ पे कुछ base है, आप वो भी पढ़ लेंगे साथ साथ। तो कुछ एनिमल्स हमारे हेटरोट्रॉपिक होते हैं, उनको एनर्जी चाहिए प्लांट से, क्योंकि हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं फॉर द एनर्जी। Directly or indirectly, saprophytes like fungi are dependent on dead and decaying matter. What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life process come from photosynthesis। तो जितना भी फूड चाहिए होता है वो सारा का सारा फोटोसिंथेसिस से आता है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन को हम कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो यू कैन राइट डाउन देयर व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल। जब सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ऐसी मैकेनिज्म से जिससे कि ब्रेकडाउन होता है फूड मटेरियल का सेल के अंदर टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने के लिए, एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हो गई, मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, फूड मटेरियल का टूटने का मैकेनिज्म, और फिर एनर्जी को रिलीज करना, उस एनर्जी को स्टोर करना, ट्रैप करना एटीपी बनाने के लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। दिस इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। Photosynthesis, of course, takes place within the chloroplast, whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in cytoplasm। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए हमारी प्लांट्स की बॉडी में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी देते हैं, वो साइटोप्लाज्म में टूटते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और एनर्जी देते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे होता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेकिंग होती है। The breaking of carbon-carbon bonds of complex compound through oxidation within the cell leading to release of considerable amount of energy is called respiration। तो respiration मतलब क्या होता है कि कार्बन्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने की प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच द बॉन्ड्स आर ब्रेक इन द कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन्स and then the release of energy is called respiration। The compound that are oxidized during respiration are known as respiratory substrate। तो जो चीजें हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज होती है उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज। आपको पता है कि जब आप रेस्पिरेशन की रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रेक डाउन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, फिर वहां पे आपका एनर्जी CO2 और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो रेस्पिरेशन में जो चीजें पार्टिसिपेट कर रही हैं टूटने के लिए, जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ब्लड प्रोटीन, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी यूज्ड। बट इसके साथ साथ आपको ये नहीं पता था कि आज तक कि हम प्रोटीन्स को भी, फैट्स को भी यूज कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सबस्टांसेस की तरह, और उनको तोड़ के एनर्जी निकालने के लिए। ये हमारे प्लांट्स में यूज होते हैं अंडर सम कंडीशन।
तो प्लांट्स में प्रोटीन और फैट्स भी यूज होते हैं एनर्जी को रिलीज करने के लिए कुछ कंडीशंस में। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल ऑल एनर्जी इज कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जो चीज रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एंगेज हो रही है तो सारी की सारी एनर्जी उसके अंदर है, उसको जैसे ही हम तोड़ेंगे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा के वैसी एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। इट इज रिलीज्ड इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। तो ये जो हमारी ग्लूकोज को तोड़ने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सिर्फ एक लाइन की नहीं है, ये प्रोसेस सीरीज ऑफ स्टेप्स की है, जहाँ पे धीरे धीरे हमारे एंजाइम्स की हेल्प से ये एनर्जी रिलीज होती है एंड ट्रैप्ड एज अ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फिर एनर्जी रिलीज होने के बाद ये एनर्जी केमिकल की फॉर्म में स्टोर होती है, तो उसे बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not used directly but is used to synthesize ATP. तो जो एनर्जी हमारी रिलीज होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, वो एनर्जी हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं करती। उस एनर्जी से पहले केमिकल बनता है एटीपी, फिर एटीपी हमारी बॉडी यूज करती है। एटीपी को यूज करती है तो वो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटता है, फिर हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, which is broken down whenever energy needs to be utilized। जब भी हमें लगता है कि शरीर में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को फील होता है हमारी मसल्स की रिपेयरिंग के लिए, कहीं भी सेल्स की रिपेयरिंग के लिए, तो हमारे जो एटीपी केमिकल एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारे सेल्स के अंदर, वो यूटिलाइज होती है। Hence ATP acts at the energy currency of cell। This line is very important कि ATP जो होता है वो एक्ट करता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो हमारी सेल्स की वो करेंसी है, जब चाहे हमारे सेल उस करेंसी को यूज करके एनर्जी ले सकते हैं। जैसे आपकी कंट्री की करेंसी है रुपीज, तो हमें कुछ भी लेना हो हम रुपीज को खर्च करके ले सकते हैं, ऐसी हमारे सेल्स की वो करेंसी। जब भी सेल को लगेगा कि मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो अपनी करेंसी जो एटीपी है उसको यूटिलाइज करेगा और वहां से एटीपी को ले लेगा। This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring process, and the carbon skeleton produced during respiration is used as precursor for biosynthesis of other molecules in the cell। उसके साथ साथ जो हमारी एनर्जी ट्रैप्ड होती है एटीपी में, वो हमारी बहुत सारी प्रोसेस में यूज्ड होती है, और जो हमारा कार्बन स्केलेटन होता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बनता है, वो हमारा प्रिकर्सर की तरह यूज होता है बायोसिंथेसिस में अदर मॉलिक्यूल्स की इन द सेल। दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ योर एटीपी सिंथेसिस टेक्स प्लेस, और कैसे जो हमारे बॉडी में अलग अलग प्रोसेस होती हैं रेस्पिरेशन की, एंड